Hello everyone, welcome to e-student प्लेटफॉर्म। तो हम लोग BHU PET 2021 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें बताया गया है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजरमेंट्स। इनमें कुछ आपको वैल्यूज बताया गया है, जैसे कि 39.96, 37.15, 37.06 एंड 37.00। द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज गिवन एज 37.06। आपको बताना है इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है। क्या बताना है आपको? एब्सोल्यूट एरर। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। कहाँ का है ये क्वेश्चन? एनालिटिकल केमिस्ट्री। और उसमें ये कौन सा चैप्टर में पढ़ाया जाता है? स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन। स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्यूरेसी, प्रिसिशन वगैरह। तो उनमें ये एक्यूरेसी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दो टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं एक्यूरेसी में। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी कि ई और रिलेटिव एरर यानी कि ई आर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ता है मीन यानी कि एक्स बार, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रू वैल्यू, सॉरी, इसमें हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट एरर में जो हम लोग का मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये हम लोग चेक करते हैं। रिलेटिव सॉरी, ये हम लोग चेक करते हैं एब्सोल्यूट एरर में, जिसमें मेजर्ड वैल्यू यानी कि हम लोग इसमें निकालेंगे मीन, ठीक है, यानी एक्स बार। जहां पर एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, जहां पर एक्स आई क्या है? इंडिविजुअल मेजरमेंट्स, ठीक है, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट्स। और एन क्या है? नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए एक और जो बात है, ये जो एब्सोल्यूट एरर है, इसमें यूनिट्स हम लोगों को मेंशन करने हैं, लेकिन ये जो रिलेटिव एरर है ये यूनिटलेस होता है, ठीक है, ये भी आपको देखना है। और ये एब्सोल्यूट एरर में इसमें साइन हम लोग को मेंशन करना है, बट एब्सोल्यूट एरर में इसमें हम लोग साइन मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग को इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? समेशन एक्स आई निकालना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं एन क्या है, हम लोग का 4 है। समेशन एक्स आई क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 36.96 प्लस 37.15, ठीक है। इसे हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं। 36.96 प्लस 37.15 प्लस 37.06 प्लस 37.00, ठीक है। इसे चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17, कैरी 1, यहाँ पर 9 प्लस 1 प्लस 1 11, फिर से कैरी 1, 7 7 7 21, 21 7 28, 2 3 6 9 12 एंड 2 14, तो ये हो जाएगा 148.17। तो फिर हम लोग अपना एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स बार हो जाएगा 148.17 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ। 148.17 डिवाइडेड बाई 4, पहले हम लोग 3 ले लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर 28, यहाँ पर हम लोग 7 ले लेंगे, अभी 28 खत्म, फिर यहाँ पर बचेगा 1 7, तो ये 0 7 आ जाएगा, ये जाएगा 4, ठीक है, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे राउंड ऑफ कर देंगे कितने में, 37.04, ये हम लोग का हो गया x बार। अब हम लोग को इसमें एरर निकालना है, एरर हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू यानी कि 37.04 माइनस ट्रू वैल्यू दैट इज 37.06 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.02, और यहाँ पर हम लोग को यूनिट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे दैट इज ग्राम्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है, एक तो इसमें साइज मेंशन, एक तो इसमें साइन मेंशन होगा साइन, और एक इसमें यूनिट मेंशन होगा। ये दोनों बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। इन दिस कॉम्प्लेक्स Na7H4Mn IO6 whole 3 dot 17H2 IO6 5 minus group acts as what? Tridentate ligand, tridentate chelating ligand, hexadentate ligand या bidentate ligand। तो इसे हम लोग को अच्छे से सॉल्व करना है। सबसे पहले we need to know the structure of IO6, ठीक है। IO6 it exists as IO6 देखिए, इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर में आपको एक चीज तो डेफिनेटली दिख रहा होगा कि यदि मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 17H2O, ठीक है, डॉट 17H2, ये तो इसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन वगैरह है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग ये Na7 को भी यदि हम लोग रिमूव कर देंगे तो हम लोग के पास अल्टीमेटली लिगैंड जो ये कॉम्प्लेक्स बचेगा वो क्या बचेगा, H4MnIO6 3 इसका फिर 7 माइनस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बचेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं इसे सॉल्व करने का मतलब मैं इसे ड्रॉ करने का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, मे बी ये एकदम एक्यूरेट ना बने लेकिन स्टिल लेट्स ट्राई। देखिए ये है Mn के साथ एक यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ठीक है, Mn के साथ एक यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो कुछ और होना चाहिए, खैर बताता हूँ आपको सब कुछ, ठीक है। अब ये अटैच्ड होगा एक आयोडीन से, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब शायद से आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये वही लिगेंड है, कौन सा, IO6 5 माइनस, ठीक है, IO6 5 माइनस, ठीक है। अब मैं आपको और अच्छे से बताने जा रहा हूँ, देखते रहिए। यहाँ पर आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर एक लिगेंड आ गया IO6 5 माइनस। अच्छा, एक और लिगेंड दीजिए, यहाँ पर आएगा, ये हम लोग का I, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ओके। तो ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है ना। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एक यहाँ पर है हम लोगों के पास IO6 5 माइनस, एक यहाँ पर है हम लोगों के पास IO6 5 माइनस, एक यहाँ पर है हम लोगों के पास IO6 5 माइनस, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर है हम लोग के पास 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है, मे बी किन्हीं इनमें से 4 फ्री ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे,
ठीक है, फ्री ऑक्सीजन यानी कि जो इस मैंगनीज के साथ बॉन्डेड नहीं है, उनके साथ अटैच हो जाएंगे। और ओवरऑल इसमें एक क्या चार्ज रहेगा, ठीक है, ओवरऑल इसमें एक चार्ज रहेगा 7 माइनस के साथ, विच वुड बी सेटिस्फाइड बाई 7 Na पॉजिटिव, ठीक है, या फिर Na7 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंट मतलब ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस कितने कितने खाली है, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। देखिए एक ये खाली है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे करके हम लोग के पास नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ये जो मैंगनीज है, मैंगनीज के साथ ये जो IO6 5 माइनस लिगैंड है, ये कैसे अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये अपना देखिए बॉन्ड देखिए, ये जो मैंगनीज है, मैंगनीज के साथ ये हर एक IO6 और 5 माइनस जो लिगैंड है, ठीक है, ये हर एक IO6 5 माइनस लिगैंड, ये सब एक एक करके ये सब क्या करेंगे, एक IO6 5 माइनस लिगैंड इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, फिर दूसरा IO6 5 माइनस इसके साथ फिर 2 बॉन्ड बना रहा है, फिर तीसरा IO6 5 माइनस फिर से इसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। तो फिर हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि इट एक्ट्स एज ए बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगैंड, ठीक है। एक तो चिलेटिंग लिगैंड की तरह एक्ट करता है ना। EN जो होता है इथिलीन डायमीन, ठीक है, इथिलीन डायमीन, वो भी एक चिलेटिंग लिगैंड की तरह एक्ट करता है, बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगैंड, ठीक है। और ये भी एक बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगैंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगैंड, है ना। और इसमें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और बाहर में क्या रहेगा हम लोगों के पास Na7 और डॉट 17 H2O, ठीक है। तो ये सब रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इसमें बताया गया है फॉर अ पर्टिकुलर मेटल आयन प्राइमरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, यह है स्टेटमेंट 1। एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर मेटल आयन सेकेंडरी वैलेंसी में वेरी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया है जो प्राइमरी, सपोज कीजिए हम लोग के पास कोई भी एक मेटल आयन, ठीक है, मे बी CO3+, तो ठीक है। अब यदि सपोज कीजिए हम लोग के पास 2 कॉम्प्लेक्स है, एक है COH2O6 ये 3+, एक है हम लोगों के पास COCl6 3-, ठीक है। इनमें सभी में, इन दोनों में ही आप देखेंगे कि CO के ऊपर तो +3 चार्ज है ना। तो इसी चार्ज को, ये जो चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और ये दोनों में ही सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी। और ये दोनों में सेम है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी फॉर अ पर्टिकुलर मेटल आयन, है ना। यानी कि यदि हम लोग CO3+ लेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, मतलब चाहे ये कॉम्प्लेक्स बदल जाए मगर प्राइमरी वैलेंसी नहीं बदलता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसके ऊपर ओवरऑल जितना चार्ज है ये 3+, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें भी देखिए जो COCl6
3 माइनस, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स बदलता है, ठीक है, यदि इस कॉम्प्लेक्स में गया या इस कॉम्प्लेक्स में गया या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, मे बी सपोज कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया CO H2O होल 4 Cl2 पावर 1 माइनस, ठीक है, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि चाहे मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स चेंज होते रहता है वैसे वैसे इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये भी चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो वेरी करते रहता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट, कि फॉर ए पर्टिकुलर मेटल आयन द सेकेंडरी वैलेंसी में वेरी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो हम लोग के पास दोनों ही जो हम लोग के स्टेटमेंट्स हैं वो सही स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एकदम जो बेसिक पोर्शन है, ठीक है, उसका जो एकदम बेसिक्स है, वहां से ये क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, एक है प्राइमरी वैलेंसी, एक है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। आपको तो ये शायद से पता ही होगा कि 1 डिग्री यानी कि मैं प्राइमरी एज्यूम कर रहा हूँ, है ना, और 2 डिग्री यानी कि मैं सेकेंडरी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी, ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें आपका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा टेस्ट हो। वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ प्रेशर में बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, ये केमिकल पोटेंशियल म्यू और ये प्रेशर P, इनका वेरिएशन क्या है। देखिए जब भी आपको कोई ऐसा क्वांटिटी दिखता है ना, ठीक है, चाहे A हो G हो कुछ भी हो, लेट एक्स आई ऊपर में आपको बार दिखता है, इन सब को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं इनको, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है थर्मोडाइनमिक्स का। कहाँ का है ये, थर्मोडाइनमिक्स, और उसमें से ये है थर्मोडाइनमिक्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यह है थर्मोडाइनमिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस ये क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसमें हम लोग बेसिकली ये पार्शियल मोलर क्वांटिटीज वगैरह ही पढ़ते हैं, और भी एक दो कुछ फॉर्मूला वगैरह होते हैं वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है, सपोज एक्स आई का मुझे मतलब एक्स यदि कोई क्वांटिटी हुआ, जैसे ए है जी है, वैसे एक्स कोई क्वांटिटी है। अब इसका यदि मुझे पार्शियल मोलर क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, पार्शियल मोलर एक्स, इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स, ठीक है, डेल एक्स बाई डेल एन आई, यानी कि डेल एन आई ऑफ एक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड N1 N2 N3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये N1 N2 N3 क्या है ये सब मैं डिटेल्स में नहीं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। T और P तो आपको पता ही है, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग हर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए बाई डेल एन आई, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 एंड डेल वी आई क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 एंड ठीक है। डेल जी आई क्या हो जाएगा, डेल जी बाई डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर N1 N2 एंड उसी तरीके से माइनस डेल एस आई का भी ऐसे ही फॉर्मूला होगा, ठीक है, डेल एस बाई डेल एन आई, ठीक है,
टेम्परेचर, प्रेशर एंड 1 एंड 2 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि इनमें से तो ये वाला क्वांटिटी हम लोग को किसी में नहीं मिल रहा है, तब तो शायद ये आंसर सरासर गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शंस में से एक भी कोई सही नहीं है। मगर वहीं पर आप मिस्टेक कर गए, क्योंकि इसे आपको थोड़ा सा और डीप में जानना है। ठीक है, जब आप इसे और डीप में जानेंगे तो आपको कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज यानी कि एक होता है हम लोग के पास केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, म्यू आई। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं डेल जी बाई डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एन 1 एन 2 एंड सो ऑन सो ऑन सो। इसी को यदि हम लोग क्या कर दे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, यदि हम लोग इसे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल म्यू आई डिवाइडेड बाई डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर n1 n2 and so on is equals to del square g del p del p into del ni at constant temperature, pressure n1 n2 and so on so on so on। ठीक है, और एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ भी गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर n1 n2 एंड सो। अब इसको यदि हम लोग लिख दे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ni, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ni, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल v बाई डेल ni at constant temperature, pressure n1 n2 and so on, it is equals to del square g del p del ni और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर n1 n2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म या ये वाला टर्म ये सब बराबर है, यानी कि ये जो वी आई बार है दिस इज इक्वल्स टू डेल म्यू आई बाई डेल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर n1 n2 एंड सो ऑन सो। तो ये था हम लोगों का आंसर, है ना, ये तो सही आंसर है कि ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम होगा। लेकिन 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 एक और बात है जो शायद से मिस हो जा रहा है, वो ये है इसमें भी अक्सर हम लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन। ठीक है, एंट्रोपी के साथ जब आप ये रिलेशन देखेंगे तो ये माइनस एस ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये बराबर हो जाएगा डेल जी बाई डेल टी के बराबर एट कांस्टेंट प्रेशर n1 n2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ni, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एस, ठीक है, डेल एस बाई डेल ni, ठीक है, at constant temperature, pressure n1 n2 and so on, this is equals to del square g del t del ni at constant pressure n1 n2 and so on so on। और ये किसके बराबर है, माइनस एस आई बार, मतलब पार्शियल मोलर एंट्रोपी। ठीक है,
और ये जो हम लोग के पास केमिकल पोटेंशियल था, ठीक है, ये था del G बाई del Ni, ठीक है, और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह 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 वगैरह। इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर करें तब ये क्या हो जाएगा, del mu I बाई del T at constant pressure N1 N2 वगैरह वगैरह। दिस इज इक्वल्स टू del square G by del T del Ni at constant pressure N1 N2 वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये और ये बराबर है, तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये और ये बराबर है, यानी कि माइनस एस आई बार इज इक्वल्स टू del mu I बाई del T at constant pressure N1 N2 एंड so on so on so on। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, तो वो कंफ्यूजन क्या है वो अभी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, एक और बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यदि हम लोगों को मिलता है Vi इज इक्वल्स टू del mu I बाई del P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर N1 N2 एंड सो ऑन, और यदि हम लोग को मिलता है माइनस एस आई तो ये हो जाएगा del mu I बाई del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर N1 N2 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर तो क्या हो जाएगा, Vi वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब SI एटम के साथ आपको बाकी एटम का बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का जो बेस्ट तरीका है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपैरिजन करना। ठीक है, और वो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें एक बेसिकली एक कंसेप्ट यूज होता है, खैर इसके लिए तो एक मतलब अलग से फॉर्मूलाज भी है, लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली एक फॉर्मूला बेसिकली एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि यदि दो एटम्स के बीच वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, ठीक है, यदि पोलर बॉन्ड है तो फिर उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, है ना। जैसे कि सपोज हम लोग के पास है A बॉन्ड B, और यदि इनमें कोई पोलैरिटी नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर ये बॉन्ड्स वीक होंगे। लेकिन यदि सपोज कीजिए A बॉन्ड B, इनमें यदि पोलैरिटी है, B के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और A के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यदि इनके ऊपर कोई पोलैरिटी है, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतना ही ये बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे। क्यों फिर इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टाइप का इनके बीच में होगा, इसीलिए ये बॉन्ड और स्ट्रांग बनते जाएगा। तो इसमें हम लोग को देखना है, देखिए सिलिकॉन हम लोग सभी को पता है कि सिलिकॉन बहुत ही मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो सिलिकॉन के साथ यदि हम लोग फ्लोरीन का बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो ये मोस्ट स्ट्रांग बॉन्ड होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, देन सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। देखिए बस ये पहला ही फैक्ट कि सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, उसी से हम लोग को अपना आंसर मिल गया कि यह है 3, है ना, क्योंकि इनमें से बाकी किसी में भी सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड को कंसिडर नहीं किया गया है। तो सिलिकॉन फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग होगा, देन होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन, देन होगा सिलिकॉन हाइड्रोजन, देन होगा सिलिकॉन कार्बन। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और फिर कार्बन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इन सब में देखिए सिलिकॉन 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 इन सब में कॉमन है। तो हम लोग को जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है इसके साथ वाला जो दूसरा एटम है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोगों को इसमें काम करना है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये अप्रोच कैसे करते हैं
यही आपको सीखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय a factor of 500 at 298 Kelvin upon addition of a catalyst, the activation energy of the reaction without catalyst at 298 Kelvin was इतना, the reduction in activation energy of the reaction is, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल बोला है, सपोज एक हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, ये है हम लोग का रिएक्टेंट, ये है हम लोग का प्रोडक्ट, और ये है हम लोग के पास अपना सबसे प्यारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये था विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब यदि इसमें हम लोग कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, अब यदि इसमें हम लोग कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, जिसके कारण से हम लोग का रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इस समय जो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ठीक है, वो इससे कम होगा, और हम लोग को यही वाला, पर हम लोग को ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। यह E1, यह E1, यह E2, ठीक है। हम लोग को EA1 का वैल्यू हम लोग को बताया गया है, EA2 का वैल्यू हम लोग को नहीं बताया गया है, मगर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना ये है कि रिडक्शन कितना हुआ, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है। और वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग निकालेंगे EA2 माइनस EA1 डिवाइडेड बाई EA2, सॉरी डिवाइडेड बाई EA1 इंटू 100% करके हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो कैसे इसमें प्रोसीड करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा अर्हेनियस इक्वेशन, वो आई होप आप में से सभी को पता होगा। अर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, ठीक है, ये आप सभी को पता है। अब हम लोग इनमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। बिफोर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट को मैं 1 मान रहा हूँ, और आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट को मैं 2 मान रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा K2 बाई K1, सॉरी K2 बाई K1, दिस इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास A e टू द पावर माइनस EA1 बाई RT, है ना। ये बात तब सभी को पता ही होगा कि जब हम लोग कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो बस एक्टिवेशन एनर्जी ही चेंज होगा, हाँ रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट चेंज होगा, बाकी A, R और T ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो अभी इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो फिर K2 बाई K1 ये कितना बनेगा, e टू दी पावर, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, है ना। आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, a टू दी पावर a डिवाइडेड बाई a टू दी पावर c इज इक्वल्स टू a टू दी पावर a माइनस c। तो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा EA2 बाई RT माइनस EA1 बाई RT विच इज इक्वल्स टू EA2 बाई माइनस EA2 बाई RT प्लस EA1 बाई RT, और इसी को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। ये आ गया K2 बाई K1। फिर इसी में हम लोग इसका ln ले लेंगे, बोथ साइड में ln ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ln K2 बाई K1 विच इज इक्वल्स टू EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई RT, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, हम लोग को क्या बताया गया है क्वेश्चन में, फिर से देखिए क्वेश्चन में ये बताया गया है रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 500 अपॉन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। मतलब यदि हम लोग कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो जो नया रेट फैक्टर है K2 दैट इज इंक्रीज बाय 500 टाइम्स ऑफ K1, यानी कि K2 बाई K1 क्या हो जाएगा 500। ठीक है, ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि जो हम लोगों का ये वाला वैल्यू है ये क्या हो जाएगा ln 500 विच इज इक्वल्स टू, ये हम लोग के पास क्या आएगा 76, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ था 76 माइनस EA2। ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हम लोग के पास दिया था किलो जूल्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 8.314 इंटू 298। ठीक है, और इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने R को यहाँ पर जूल्स में लिया है ना, तो इसीलिए वैल्यूज मैच करने के लिए ये जो 76 किलो जूल था इसको हम लोगों ने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यूनिट कन्वर्शन वगैरह सब कुछ ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो EA2 आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए एक तो माइनस साइन रहेगा, यहाँ पर आपके पास आएगा ln 500 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 है ना, होल डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 76। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर जो बचेगा फिर ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा करीब करीब 60.6 जूल्स पर मोल। ठीक है, ये आएगा 60.6 जूल्स पर मोल। ये है EA2 और EA1 कितना है 76। अब हम लोग को इसमें परसेंटेज एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, तो इस हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, यानी कि EA1 माइनस EA2 और ये तो इनिशियल वैल्यू EA1 विच इज इक्वल्स टू 76 माइनस 60.6 डिवाइडेड बाई 76 है ना। इसका भी यूनिट जूल पर मोल, इसका भी यूनिट जूल पर मोल, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकाल रहे हैं, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू रफली इक्वल्स टू 20.26। और फिर हम लोग इसे राउंड अप कर लेते हैं आंसर से मिलाने के लिए, दैट इज 20.3%। ठीक है, तो ये है हम लोग का यहाँ से आंसर निकला है। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो हम लोग का इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हम लोग का हो जाएगा 20.3। ठीक है, 20.3% ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है, इस पे हम लोगों को कुछ मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका एक ही चांस में हो सकता है, कैसे हो सकता है मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए अच्छे से, इसमें आपको इधर क्या दिया हुआ है, अमीनो एसिड, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स, लिपिड्स, और इधर उन सब के नाम दिए हुए। देखिए मुझे इनमें से स्टेरॉइड्स, टर्पेन्स, लिपिड्स इन सब का नाम उतने अच्छे से नहीं पता। हाँ इतना थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ये लिपिड्स ये क्या हो सकता है, या थोड़ा बहुत आइडिया है टर्पीन्स वगैरह कैसा होता है, लेकिन जो अच्छे से पता है ना, जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो है एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड में आपको क्या पता है, एक होता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड में एक होता है एस्पार्टिक एसिड, और बस यही यदि आपने मैच कर दिया ए का 3 तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, ए का 3 और कोई भी नहीं है तो आंख बंद करके ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आपको शुरुआत में ही इन सब में नहीं उलझना है। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्राई कीजिए कि जो आपको आसान लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, आप हमेशा उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
जो क्वेश्चन आपको लग रहा है हाँ इस क्वेश्चन से तो हो जाएगा। अच्छा, तो एमिनो एसिड, ये जो एस्पार्टिक एसिड है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ देखिए ऐसा दिखेगा आपको। अच्छा, सबसे पहले तो एमिनो एसिड का आपको स्ट्रक्चर एक रफ आइडिया होना चाहिए। क्या होता है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक इसके पास होता है COOH ग्रुप, मतलब एक एसिड, एक इसके पास होता है एक NH2 ग्रुप, और एक इसके पास होता है कोई एक R ग्रुप। और इस R ग्रुप के वेरिएशन से ही, ठीक है, इस R ग्रुप के वेरिएशन से ही हम लोग का मतलब कि सारे के सारे अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर पर एक NH2 है, इधर पर एक COOH ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, इसमें एक और एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो ग्रुप क्या होता है, वो होता है एक CH2COOH ग्रुप होता है। इसी के कारण इसे हम लोग एस्पार्टिक एसिड नाम देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्टेरॉइड्स। देखिए, स्टेरॉइड का आपको नाम पता होना चाहिए, ये बहुत ही वेल नोन नाम है, एंड दैट इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रॉल का, लेकिन मैं आपको तब भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे इसमें ना रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यदि खुद से नहीं भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, तब भी आपको एक रफ आइडिया तो हो ही जाएगा कि ये दिखता कैसे है एक्चुअली में, है ना। ठीक है, ये सब 6 मेंबर रिंग है, एक इसमें 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। फिर इसमें कुछ ऐसे ब्रांचिंग हो रखे हैं, ठीक है। यहाँ से एक डैश पोजीशन में मिथाइल है, यहाँ से एक डैश पोजीशन में हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर एक डैश पोजीशन में हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक वेज पोजीशन में आपके पास मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पर एक वेज पोजीशन में हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक डैश पोजीशन में हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक वेज पोजीशन पर मिथाइल है, और यहाँ पर एक OH ग्रुप है। ये है आपका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैम्फर। कैम्फर कैसा दिखता है, कैम्फर हम लोग क्या है, कैम्फर होता है एक टर्पीन, ठीक है, ये होता है एक टर्पीन। अच्छा, देखिए कैम्फर का स्ट्रक्चर कैसा है, या तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे में बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का, है ना। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक जैसे कार्बन, या फिर इसी को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप, वो देखिए, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक नॉरबोरेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हो, ठीक, यहाँ पर ये ऐसे उठा हुआ रहेगा ये स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ऐसे करके हाइड्रोजन रहता है, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये वाला एक स्ट्रक्चर रहता है, ये होता है स्ट्रक्चर कैम्फर। अब कैसे पहचानेंगे कि ये कैम्फर टर्पीन है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, और वो 5 के मल्टीपल्स में होने चाहिए, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसमें 10 कार्बन है, ठीक है। इसको आप 10 से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, मतलब ये डिविजिबल है, इसीलिए ये एक टर्पीन है, ठीक है। और आपको एक बात बता देता हूँ कि टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स के बीच में भी आप थोड़ा सा डिफरेंस पता कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास लिपिड्स। तो लिपिड्स में एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज पामेटिक एसिड, है ना। लिपिड्स में आपको हमेशा एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक आपके पास क्या होगा, COOH ग्रुप होगा, और एक आपके पास ऐसा ना ऐसा 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 करके आपके पास चेन होगा, ठीक है। तो उस चेन को आपको पहचानना है कि वो चेन क्या है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए, पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पर हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना,
फिर यहाँ पर देखिए ये कार्बन नंबर 1 था, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो टोटल 16 कार्बन्स थे, टोटल 16 कार्बन्स थे, और उसमें से देखिए टोटल हम लोग के पास 16 कार्बन थे, ठीक है, उसमें से एक उसमें से COOH ग्रुप होगा, बाकी आपको ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर में दिखेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से, ठीक है, कौन सा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कौन सा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो आपको बताना है, मतलब इनमें से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। देखिए लिविंग ग्रुप जब भी हम लोगों को चेक करना होता है तो उसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। लिविंग ग्रुप के लिए एक हम लोग चेक करेंगे कि मतलब सब जो बेस्ट चेक होता है वो कि वो इस नेगेटिव चार्ज को कितना ज़्यादा स्टेबल करेगा। जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा। तो देखिए इसमें यदि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यदि इसका साइज ज़्यादा है तब भी अच्छा है, यदि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तब भी अच्छा है, यदि इसमें रेजोनेंस आ गया तब तो मतलब सोने पे सुहागा, और यदि इसमें एरोमेटिसिटी आ गया तब भी मतलब सोने पे सुहागा, ठीक है, यदि ऐसा कुछ कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, या कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ठीक है, कुछ भी आ जाता है तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस हिसाब से। देखिए OH माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, पहले इन तीनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। OH माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से फैक्टर को कब लाना है, ठीक है। देखिए इन सब में कोई भी रेजोनेंस प्रेजेंट है क्या, रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग को इनमें साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस में जज करना पड़ेगा। सबसे पहला हम मूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो साइज में आप देखिए कि Br माइनस का मतलब ब्रोमीन का साइज बहुत ज्यादा है, और O और नाइट्रोजन का साइज लगभग लगभग सेम है, ठीक है। क्योंकि ब्रोमीन का साइज ज्यादा है इसलिए ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ब्रोमीन माइनस का बेटर होगा देन बाकी दोनों का। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से। क्योंकि ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन से यानी ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इजीली स्टेबलाइज करेगा, यानी कि OH माइनस, ठीक है, OH माइनस यानी इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cn माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहीं पर ये सब ऑप्शन दिख रहा है, देखिए, यानी कि मैंने क्या निकाला है, देखिए इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि B, फिर आपका आएगा A, फिर आपका आएगा E, ठीक है, BAE। अभी तक मैंने पूरा निकाला नहीं है, बस इस सीक्वेंस से मैं मैच कर रहा हूँ, ठीक है, BAE, BEA, BAE, ठीक है। इनमें से देखिए किसी में भी B सबसे पहले इनमें इसमें आया है, लेकिन BAE बस इसी में फॉलो हुआ है, ठीक है। तो हो ना हो यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अब बताते हैं ये MeCOO माइनस, ठीक है, ये कैसा है आपका Me बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CO माइनस, और एक है आपका PHO, यानी ये आपका एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ एक ऑक्सीजन माइनस है, ठीक है। अब इन दोनों में ही देखिए आपको क्या दिखेगा कि इन दोनों में ही आपको रेजोनेंस प्रेजेंट दिखेगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब इसमें देखिए ये होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसके कारण इसमें क्या होता है कि दोनों ही टाइप, ठीक है, जो दोनों ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दोनों में ही क्या होगा, ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। मगर ये जो फिनाइल रिंग के साथ इसका जो रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस तो होगा, ठीक है, मगर इसमें क्या होगा, एक बार ऑक्सीजन के साथ रहेगा और एक बार इसमें रहेगा कार्बन के साथ। तो ये है
नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मगर बात यह है कि इसमें बहुत सारे आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर करके देख सकते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये लिविंग ग्रुप हाईली स्टेबलाइज्ड होगा। तो इसीलिए हम लोग का ऑर्डर क्या होगा, डी सी बी ए ई, ठीक है, डी सी बी ए ई, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ठीक है, ये चलिए हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक और बात, आपको ये पता होगा इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, और इनमें से किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, तो डेफिनेटली ये दो ऑप्शन तो पहले ही होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है लिविंग ग्रुप का, तो डी और सी तो ये पहले ही होगा, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, एक और चीज देखिए, ये जो आपके पास ऑप्शन 2 और 4 है, देखिए अच्छे से, इनमें आपको कंफ्यूज कर देगा, पूरा एकदम रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है करीब करीब, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, यदि आप ये वाला ऑप्शन नहीं पढ़ते कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तब आपको ये दिक्कत कर देगा। तो इन सब पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं क्योंकि बीएचयू का एग्जाम दिया हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपको इन सभी चीजों से सावधान कर रहा हूँ कि इनमें आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा देखिए, ऐसा ही एक सिमिलर सा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया हुआ था, है ना, तो सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताया था, ठीक है, या तो आप इसको फॉर्मूला से आराम से बैठ कर निकाल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस, मैंने आपको क्या बताया था, आपको दिखा इसमें पीपीएम, आपको दिखा इसमें मेगाहर्ट्ज, मैंने क्या बताया था, पीपीएम यानी कि 10⁻⁻⁶ होता है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज, हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज करेंगे, आपको पीपीएम में आंसर मिल जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आपको यहाँ पर हर्ट्ज का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है, वो आपको दिया नहीं है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। मेगाहर्ट्ज का वैल्यू आपको दिया है 350, पीपीएम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.5, ठीक है, तो हर्ट्ज बाई मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। इसमें आपको एक बार शायद से कंफ्यूजन हो कि शायद ये 3.5 डिवाइडेड बाई 350 हो, या फिर 350 डिवाइडेड बाई 3.5 हो, लेकिन नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आपको तो वही ध्यान देना है, इसमें यूनिट कन्वर्शन करना ही है आपको, ठीक है। तो जब आप ये यूनिट कन्वर्शन वगैरह करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, इसका आंसर क्या है। अच्छा, अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो इससे आपका क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 3.50 इंटू 350, ठीक है, इस जीरो से तो आप एक डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, तो फिर ये क्या बच जाएगा, 35 इंटू 35। आपको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई आपको करना है, क्यों, क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, ठीक है। सिंप्लीफाई किए 35 इंटू 35, अब आपको 35 का टेबल नहीं पता, इतना बढ़िया इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे कैसे। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और वो ट्रिक तभी काम करता है जब सपोज कि ये पीछे 5 हो और इसके सामने वाला डिजिट सेम हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आंसर जो होगा उसमें पहले तो हम लोग 25 लिख देंगे, अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, वो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये है 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, तो 1225, ठीक है। इसी को आप यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए 25 इंटू 25, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 25 का स्क्वायर कितना है पता है हम लोग को, 625, है ना, तो ये क्या करते हैं हम लोग 5 इंटू 5 दिस इज 25, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, तो 2 इंटू 3 625। सिमिलरली यदि मैं आपको बताऊं 105 इंटू 105 करने का, तो देखिए 5 इंटू 5 25, 10 इंटू 10 प्लस 1 क्या होता है 11, तो 11 इंटू 10 क्या हो जाता है 110। आपने इतना बड़ा क्वेश्चन भी चुटकियों में कर दिया है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1225 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है इसमें किलो हर्ट्ज में, क्योंकि आंसर देखिए सब इसे पॉइंट पॉइंट में दिया हुआ है, तो आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका करीब आ जाएगा 1.225 किलो हर्ट्ज,
ठीक है। और इसको ये लोग यहाँ पर राउंड ऑफ करके बताए हैं 1.23, खैर ये तो 1.22 ही होना चाहिए था किलोहर्ट्ज एज पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल के हिसाब से, ठीक है, राउंडिंग ऑफ रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये है हम लोग का आंसर 1.23 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देख के आपको घबराना नहीं है कि ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन वगैरह आ गया है, सबका ट्रिक लेके बैठा हूँ मैं, ठीक है, बस कॉन्टैक्ट बना ही रखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनमें से ये सब देखिए क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इनमें हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो न्यूमैन कॉन्फॉर्मेशन में दो हम लोग मेनली देखते हैं, एक होता है इक्लिप्स्ड, एक होता है स्टैगर्ड। और ये आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, ठीक है, हमेशा ही स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर देन इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, स्टैगर्ड स्टैगर्ड स्टैगर्ड, ये आपको क्या दिख रहा है, इक्लिप्स्ड, है ना। तो ये तो कतई नहीं होगा, ये लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनमें देखिए बहुत ज्यादा इनमें रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ये लीस्ट स्टेबल होता है। फिर उसके बाद ये स्टैगर्ड, अब इन स्टैगर्ड में हम लोग को रिपल्शन चेक करना है। देखिए इसमें कैसा कैसा रिपल्शन हो रहा है, ये ग्रुप है ETCH3 एक, ठीक है, इसमें कैसा रिपल्शन हो रहा है ETCH3, इसमें कैसा रिपल्शन हो रहा है, देखिए इसमें हो रहा है CH3 रिपल्शन हो रहा है। इसमें कैसा, देखिए इसमें तो दो रिपल्शन हो रहे हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है, CH3 और ETCH3, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिपल्शन ज्यादा, उतना ही इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला भी फिर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इसमें दो रिपल्शन है। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, इसमें क्या है, इथेन और मीथेन का रिपल्शन है, इसमें मीथेन मतलब इसमें इथाइल और मिथाइल का रिपल्शन है, और इसमें मिथाइल और मिथाइल का रिपल्शन है। ये पता है आपको कि मिथाइल और मिथाइल का साइज, मतलब मिथाइल का साइज छोटा होता है जबकि इथाइल का साइज बड़ा होता है, तो ये रिपल्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये रिपल्शन कम होगा, इसलिए ये आपका होगा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये सब क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है ना। कॉन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए ब्रीफ। तो ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, क्यों? क्योंकि इनमें जो रिपल्शन हो रहा है बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।